हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इको विजनर एंड आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 जो है 1950 से 90 तक की हमारी इकोनॉमी। अभी पिछला वाला था हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम वाली सिचुएशन, अब है 50 से 90 वाली सिचुएशन। तो क्वेश्चन आंसर स्टाइल में ही है, तरीका वही रहेगा जो पहले बोला था मैंने कि मैंने मेन पॉइंट्स सारी हेडिंग्स बना ली हैं और शॉर्ट लैंग्वेज इंग्लिश सामने लिखी हुई है, हिंदी में साथ साथ बोलता रहूँगा, नोट करते रहना और क्वेश्चन आंसर तरीके से पूरी हमारी एनसीईआरटी को हम कवर कर लेंगे। बाकी देखो और बुक्स ने अपने अपने पॉइंट्स बना रखे हैं पर उनमें रिस्क रहता है कि मार्किंग स्कीम में, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है, तो इसलिए कोशिश यही करना है एनसीईआरटी वाली हेडिंग्स ही यूज़ करो। मैंने तो वही यूज़ करी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, क्या होते हैं प्लान? बिजनेस स्टडीज वालों को तो वैसे ही पता होगा, प्लान बिजनेस में भी होते हैं। तो प्लान कहता है जो बताते हैं कैसे हमें अपने रिसोर्सिस का पूरा इस्तेमाल करना है, बेस्ट यूज करना है हमारे रिसोर्सिस का। प्लान बताते हैं कैसे देश अपने रिसोर्सिस का अच्छे से इस्तेमाल करे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है क्या है हमारे देश के गोल्स, इन प्लान्स के पीछे क्या है हमारा मकसद। तो पहला मकसद है हमारा ग्रोथ, यानी देश की इकोनॉमी ग्रो करे, यानी इकोनॉमी का मतलब है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, गुड्स और सर्विस बनाने की उसकी ग्रोथ हो। अब वो ग्रोथ होगी कैसे? तो देखो ग्रोथ होगी जब हमारी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे मशीनें और जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब। सेकंड हो गया हमारा जब सपोर्टिंग सर्विस, देखो खाली मशीनें बढ़ जाएं कुछ हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक सपोर्ट करने वाली सर्विस जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सर्विस अच्छी नहीं होंगी। मशीनें, इन्वेस्टमेंट तो ये तो कर ली पर मान लो ढंग का ट्रांसपोर्ट नहीं, रोड का सिस्टम नहीं, बैंक काम नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है उसका। अच्छा, और देखते हैं तीसरा, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, यानी जो काम करने की हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़े, यानी रिजल्ट ज़्यादा आए, कॉस्ट कम आए। तो ग्रोथ करने वक्त हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, हमारी कैपिटल बढ़े, मशीनें बढ़े, टेक्नोलॉजी बढ़े, हमारी सपोर्टिव सर्विसेज बढ़े और जो हमारी एफिशिएंसी है यानी खर्चे कम आए और काम का रिजल्ट ज़्यादा है, एफिशिएंसी हमारी बढ़े। और ग्रोथ का एग्जांपल हो गया बड़ा ही बेसिक एग्जांपल, जैसे देश का जीडीपी बढ़े, जो हमने ऊपर भी बोला था, प्रोडक्शन कैपेसिटी देश की बढ़े। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये था हमारा पहला ऑब्जेक्टिव या गोल, ग्रोथ हो देश में। सेकंड है हमारा मॉडर्नाइजेशन, नाम से ही लग रहा है मॉडर्न यानी कुछ नया, यानी एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। और सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब या न्यू सिर्फ मशीनों के अंदर ही हमें कुछ नयापन नहीं करना, हमें यहाँ पे अपनी सोच में भी नयापन लाना है, चेंज इन सोशल आउटलुक। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि पुराने टाइम में वुमेन को ज़्यादा इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, पर आज के डेट में अराउंड 50% अगर हम वुमेन मान भी लें किसी देश में, तो वो भी अगर उनको भी बराबर राइट मिले, बिजनेस करने के, जॉब करने के बराबर के राइट मिले, तो वो भी देश में, देश के अंदर ग्रोथ के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब यहाँ पे 2 हो गया, एक तो टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ नई करी जाए और दूसरा हो गया सोच। तो ये सिंपल हिंदी लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी भी मॉडर्नाइज करे जाए और सोच भी मॉडर्न करी जाए। जो वो पुरानी सोच थी कि वुमेन को घर पे ही रहना है, सिर्फ घर के काम, तो वो सोच को भी बदलना है, वो भी पार्टिसिपेट करें एक देश के अंदर, उनके भी इक्वल राइट्स हों। अच्छा, तीसरा सेल्फ रिलायंस, नाम से ही लग रहा है अपना भरोसे, यानी अपने दम पे हम सब काम कर सकें, यानी हमें और देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो जो हमारे फर्स्ट 7 पहले 7 प्लान्स बने थे, उन्होंने इसी के ऊपर ही फोकस दिया था, सेल्फ रिलायंस, यानी कि हमें कोशिश करनी है कहीं से कुछ इंपोर्ट माल ना करें और जितना हो सके अपने देश के अंदर खुद ही माल हम प्रोड्यूस करें, ताकि फॉरेन के ऊपर हमारी डिपेंडेंस ना रहे। और खासकर जैसे यहाँ नोट डाल रखा है, फूड के मामले में हम पहले औरों पे डिपेंडेंट थे, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। तो हमारी प्लानिंग का एक मकसद ये भी था सेल्फ रिलायंस, यानी अपनी ज़रूरत हम खुद पूरी कर सकें।
अगला फोर्थ मकसद है हमारा इक्विटी। नाम से लग रहा है इक्विटी यानी कि सबको बराबर नजर से देखना, यानी कि कहीं पे भी कोई इनइक्वालिटी ना हो। अब इसके अंदर अलग अलग नजर से हम देख सकते हैं कि वेल्थ कहीं भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, हर हिंदुस्तानी को उसका बेसिक जो भी नीड्स हैं वो पूरी हो उसकी, और उसको इतना काम मिल सके कि वो अपना खाने का, घर का, एजुकेशन और बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी कर सकें। यानी गरीब लोगों के लिए भी कुछ ऐसी स्कीम बनाना कि वो भी एक ठीक ठाक जिंदगी जी सकें। ऐसी प्लान में हमने इस ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखा कि इक्विटी यानी सबको बराबर या ठीक ठाक एक बेसिक लाइफ मिल सके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लगभग बराबर हो, टैक्सेस अमीरों पे हमने अभी मैक्रो में भी देखा था और अभी भी इसके अंदर भी आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि अमीरों पे टैक्स लगा के गरीबों पे स्पेंड कर सकें ताकि इक्विटी मेंटेन हो सके। तो बड़ी बेसिक पॉइंट्स हैं, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी मुश्किल बातें नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रख सकते हो, एक शॉर्टकट बना सकते हो इसको याद रखने का, जेम्स, GEMS। जी हो गया हमारा ग्रोथ के लिए, ई इक्विटी, M मॉडर्नाइजेशन और S हो गया सेल्फ रिलायंस। तो फटाफट से हम याद कर सकते हैं कि हमारे देश के जो प्लान बने थे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था उन प्लान्स के पीछे। तो जेम्स यानी देश में ग्रोथ हो, इक्विटी मेंटेन हो यानी इनइक्वालिटी ना हो, मॉडर्नाइज हो मशीनों का भी, सोच का भी, सेल्फ रिलायंस मतलब अपने दम पे हम सब कर सकें, हमें बाहर देशों से इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के लिए हमने क्या पॉलिसीज बनाई, या डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1950 to 90। देखो 91 के बाद कहानी बिल्कुल अलग हो गई थी, इसलिए हमने 3 मोटे मोटे डेट्स या ईयर तुम कह सकते हो। एक तो हो गया हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम का पीरियड, दूसरा हो गया 50 से 90 का पीरियड, और फिर उसके बाद 91 से बाद वाली कहानी, वो अगला चैप्टर है। तो पिछला था हमारा इंडिपेंडेंस वाला, ये चैप्टर है 50 से 90 वाला। तो क्या क्या एग्रीकल्चर की हमारी पॉलिसीज रही या क्या क्या किन किन बातों पे हमने ध्यान दिया वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा लैंड रिफॉर्म्स। नाम से लग रहा है जमीन के कुछ रिफॉर्म्स करे गए, यानी चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो ये एग्रीकल्चर में इक्विटी रहे, यानी कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था पहले वो ना हो, इसलिए कुछ लैंड रिफॉर्म्स करे गए। अब लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया, सबसे पहला तो जो एजेंट या बीच में इंटरमीडिएरी लोग थे, जमींदार लोग थे जो एक्सप्लॉयट करते थे किसानों को, उनसे बहुत ज़्यादा रेंट चार्ज करते थे, वो वाला सिस्टम अब हटा दिया गया। यानी किसानों को ओनरशिप के राइट्स दे दिए गए। जो भी टेनेंट्स यानी जो उनके लिए काम कर रहे थे पहले मजदूर, उनको ओनरशिप राइट दे दिया। अब जब पता चलेगा किसी को कि मैं ही मालिक हूं, तो अपने आप काम करने की मोटिवेशन आ जाती है, क्योंकि पहले मैं सिर्फ एक गुलाम था। तो जो किसान था वो ऐसे सोचता था मैं तो गुलाम हूं, अगर ज़्यादा मेहनत करूंगा भी तो जो बेनिफिट है वो तो जमींदार को मिल रहा है, मुझे तो अपना थोड़ा बहुत जो हिस्सा मिलना है वही मिलना है, तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं। पर अगर मुझे पता चल जाए कि जो भी मेहनत करूंगा उससे मुझे डायरेक्ट बेनिफिट होगा, तो इंसेंटिव यानी ताकत, मोटिवेशन आ जाएगी मेहनत करने की, और इससे देश में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो करीब करीब 200 लाख टेनेंट्स को जमीन मिली गई। इसमें इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट ने उन्हें जमीन दी और वो जमींदारों की एक्सप्लॉयटेशन से बच गए। तो पहला जो लैंड रिफॉर्म हुआ वो ये था। अगला लैंड सीलिंग, मतलब सील कर दिया मैक्सिमम जमीन, फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड। ऐसे नहीं है कि जमीन पे और किराए पे लोगों से किराया खा खा के उन जमींदारों ने एक जमीन और ले ली, अब 2 जमीनों का किराया आ रहा है, फिर उससे इकट्ठा करके तीसरी जमीन ले ली। तो ऐसे नहीं, इससे एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, वो सिस्टम उन्होंने बंद कर दिया। एक जमीन का साइज फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम एक बंदे को इतनी जमीन ही मिलेगी। तो इसका पर्पस यही था
कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप ना हो, यानी एक ही जने के हाथों में सारी जमीन रहे, वो ना हो, और इक्वालिटी मेंटेन हो। तो ये था हमारा लैंड रिफॉर्म्स। आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर दूसरी जो बहुत बड़ी चीज हुई वो हुई हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या मतलब है, डेफिनेशन 1 मार्क्स में अलग से भी पूछी जा सकती है। प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा बढ़ना, किस कारण से, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कुछ बने थे तब उनका इस्तेमाल करना, और खासकर वीट और राइस में। पर इन सीड्स की एक खास बात थी कि इसके लिए हमें कुछ खास फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इनका करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना था, और पानी की भी इसमें एक करेक्ट जो रेशो था वो मेंटेन करना था, तभी रिजल्ट हमारा सही आता था। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर आगे भी डिटेल में क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी, तो देखते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन, नीड ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी या ग्रीन रेवोल्यूशन, और क्या इससे हमें फायदे हुए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान है, फटाफट सही हो जाएगा। क्यों जरूरत पड़ी, तो आजादी के टाइम 75% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन, देखो अंदाजा इन फिगर्स का थोड़ा थोड़ा रखना है, वो पॉपुलेशन जो है हमारी एग्रीकल्चर पे ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थी। तो इसलिए एग्रीकल्चर पे फोकस करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। और जो उस वक्त हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी वो थी बहुत लो, यानी पॉपुलेशन लग रही थी ज्यादा और रिजल्ट आ रहा था बहुत कम, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज थी नहीं, ज्यादातर काम जो था वो बरसातों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, मॉनसून के ऊपर। मॉनसून जरा सा जैसे ही खराब हुआ, कम आया, तो वहीं किसानों के लिए टेंशन बढ़ जाती थी। तो इस टेंशन को, इस स्टैग्नेशन को, यानी इस स्लो परफॉर्मेंस को रोकने के लिए या इसके सॉल्यूशन करने के लिए हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ी। आगे देखते हैं क्या फायदा हुआ। तो सिंपल सी बात है, एक ये वर्ड जरूर अलग है, मार्केटेड सरप्लस। ये वर्ड 1 मार्क्स का अलग से भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। मार्केटेड सरप्लस का मतलब होता है कि किसान ने जितना माल उगाया वो कुछ परसेंटेज फैमिली में उसके यूज हो गया, जो उसने मार्केट में बेचने के लिए रखा उसे बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। तो क्योंकि पुराने टाइम में तो क्या होता था, उगाता ही थोड़ा था और जो उगाता था वो फैमिली में ही उसके हो जाता था, कंज्यूम हो जाता था। पर ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से उसके पास ज्यादा सरप्लस बचा, अपनी फैमिली में कंजम्पशन के बाद भी बहुत माल उसके पास बच जाता था। तो खास हमने ये राइस एंड व्हीट के ऊपर लगाया था, तो वो बहुत सरप्लस बढ़ चुका था और मार्केट में अब वो अवेलेबल था माल। तो हमारी जो बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंस थी कि बाहर से हमें मंगवाना पड़ता था खाने का सामान भी, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, क्योंकि अब हमारी मार्केट में बहुत माल आ चुका था, फार्मर्स के थ्रू बहुत सप्लाई आ गई थी। दूसरा और क्या फायदा हुआ, रेट गिर गए फूड ग्रेन्स के, क्योंकि प्रोडक्शन खुल के हुई। इकोनॉमिक्स कहती है जब कोई चीज की सप्लाई अच्छी होती है तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो बाकी चीजों के मुकाबले प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स गिर गए इन कंपैरिजन टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। और भी चीजें हैं पर वो उनके रेट इतने नहीं गिरे, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई थी। तो लो इनकम लोग जो थे उनको बेनिफिट हो गया, क्योंकि उन्हें सस्ते रेटों पे सामान मिल गया खाने पीने का। तीसरा, बफर स्टॉक। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सेफ्टी स्टॉक बना के रखती है, कभी फ्यूचर इमरजेंसी में जो काम आए। क्योंकि मार्केट में सामान बहुत था, सरप्लस बहुत था, तो इसीलिए गवर्नमेंट अब एक्स्ट्रा माल वो जो भी सरप्लस मार्केट में था खरीद के उससे अपने लिए एक स्टॉक इकट्ठा कर रही थी, जो कभी भी देश में बुरे वक्त पे काम आ सकता था। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है सेल्फ सफिशिएंसी, जो मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी। अब हमें जो अमेरिका जैसे देश थे, पहले हम उनके ऊपर डिपेंडेंट थे खाने के लिए, अब वो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। ये पॉइंट मैंने पहले ही सिंपल शॉर्ट में बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। किसानों को सब्सिडीज देती थी हमारी गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है कि कुछ उसके फायदे और नुकसान बताओ। तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड सपोर्ट भी इस स्टाइल में भी पूछा जा सकता है, या यूजफुलनेस ऑफ सब्सिडीज
इस टाइप का। तो सबसे पहले तो मतलब क्या है, तो मतलब है कुछ गवर्नमेंट जो इनपुट्स थे, बिजली, पानी, फर्टिलाइजर्स, ये सब गवर्नमेंट किसानों को सस्ते रेटों पे देती थी, मतलब बिलो मार्केट प्राइस। अब पहला पार्ट आता है इसमें आर्गुमेंट्स इन फेवर, यानी क्यों गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी। तो पहला पॉइंट है इंसेंटिव टू फार्मर। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन एक न्यू टेक्नोलॉजी थी, तो किसानों को इसमें डर लग रहा था, पता नहीं कामयाब होगी नहीं होगी, रिस्क था। तो सब्सिडीज जब उन्हें फ्री में या सस्ते रेटों पे सामान मिला तो उनको थोड़ी मोटिवेशन मिली, एनकरेजमेंट मिली कि चलो सस्ते रेटों पे या हमें फ्री सामान मिल रहा है तो हम इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लेते हैं। तो ये था सब्सिडी देने का पहला गवर्नमेंट का मोटिव। क्योंकि अगर अपनी जेब से खरीद के किसी को हम कहें कुछ नया काम कर, तो उसको डर लगता है, पर मुफ्त का मिल जाए या सस्ते रेटों पे कुछ मिल जाए तो फिर वो डर नहीं होता। तो पहला था कि किसान को हम थोड़ा इंसेंटिव दें ताकि वो थोड़ा वो नई टेक्नोलॉजी ग्रीन रेवोल्यूशन वाले यूज करने का रिस्क ले। दूसरा पॉइंट, हेल्प फार्मर्स इन परचेजिंग इनपुट्स। क्योंकि ज़्यादातर किसान गरीब थे और इनपुट्स जो थे इसके वो महंगे थे, तो वो खुद अपने दम पे न्यू टेक्नोलॉजी वाले इनपुट्स नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने उन्हें सब्सिडीज दी, फ्री में काफ़ी सामान दिया या काफ़ी सस्ते रेटों पे दिया। तीसरा, इक्विटी। इक्विटी यानी फिर वही है कि सबके साथ इक्वलिटी हो। तो सब्सिडीज अगर हम हटा देते हैं तो इससे रिच एंड पुअर फार्मर्स के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाता है। तो सब्सिडी देने के पीछे एक इंटेंशन ये भी थी कि जो हम गरीब फार्मर्स को जब सब्सिडी देंगे तो वो जो इनइक्वालिटी का गैप है वो कुछ कम होगा, यानी देश में इक्विटी या इक्वालिटी हमारी अमीर गरीब के बीच में मेंटेन हो सकती है। चाहे इक्वल तो बराबर तो ना भी आए, पर कम से कम गरीबों को कुछ सब्सिडी मिल जाए तो वो जो इनइक्वालिटी का गैप है वो कम जरूर हो सकता है। आगे देखते हैं। अब लोगों ने इसके अगेंस्ट क्या कहा कि सब्सिडी क्यों बेकार है, तो वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, उन्होंने कहा कि अब एक बार जब किसानों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया और उन्हें प्रॉफिट भी हो गया, कुछ सालों में उन्होंने एडॉप्ट भी कर ली सब चीज़ें, तो वो इकोनॉमिस्ट कहते हैं अब इस सब्सिडी को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि पहले तो हमें डर निकालना था बस किसान के मन से, इसलिए हम सब्सिडी दे रहे थे फ्री में सब सामान। अब किसान को पता चल चुका है कि इसमें मेरा ही फायदा है, न्यू टेक्नोलॉजी ग्रीन रेवोल्यूशन वाले यूज करने थे, तो अब हमें सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए। ये बात भी अपनी जगह ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है सब्सिडी देने की इंटेंशन तो थी हमारी फार्मर का भला हो, पर हमारे देश में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हम फर्टिलाइजर सब्सिडी की फॉर्म में सस्ते रेटों पे फ्री पे दे रहे हैं, वो हमारे देश के जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बिजनेसमैन हैं वो उसको यूज कर रहे हैं। या आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगी ऐसी बातें कि कई लोग क्या कर रहे हैं, नकली किसानों के नाम पे सरकारों से सब्सिडियां ले लेते हैं, फर्टिलाइजर ले लेते हैं और किसानों को तक तो वो चीज़ पहुंचती नहीं है, बिजनेसमैन खुद ही अपनी फैक्ट्रियों में उसको यूज कर रहे होते हैं। या कई फार्मर्स ऐसे इस सब्सिडी को यूज कर रहे हैं जो पहले से ही बहुत अमीर हैं और जिनका काम पहले ही अच्छा चल रहा है। बनाई तो थी हमने गरीब किसानों के लिए, पर इसका बेनिफिट कोई और लोग उठा रहे हैं। तो ये है एक आर्गुमेंट अगेंस्ट सब्सिडी। तीसरा है कि जब कोई टारगेट ग्रुप यानी गरीब को कुछ फायदा मिल ही नहीं रहा इससे, तो अननेसेसरी सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रही है। क्योंकि सरकार को अपनी जेब से इनपुट्स खरीद के, फर्टिलाइजर खरीद के किसानों को देने होते हैं, तो सरकार का खर्चा बढ़ रहा है और सरकार के पास कोई अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसा तो बढ़ा नहीं हुआ, हम सब लोग ही टैक्स देते हैं। तो हमारे टैक्स का एक टाइप से ये लोग कहते हैं वेस्टेज हो रही है। हमने टैक्स दिया था कि कहीं हमारा पैसा डेवलपमेंट में, देश की ग्रोथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल हो, पर यहाँ तो पैसा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या अमीर लोग, अमीर फार्मर्स को मिल रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा
अननेसेसरी बर्डन पड़ रही है सरकार के ऊपर और देश के पैसे की वेस्टेज। तो अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला जाए इस सारी बात का, तो वो ये है कि देखो, जहां तक गरीब की बात है, पुअर फार्मर्स की, उनको तो मिलनी चाहिए सब्सिडी, उनका तो भला होगा, पर क्योंकि इससे सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि पूरी तो ये ना हटाएं, पर ये जरूर ध्यान रखें कि जो गरीब है उसी को मिले, अमीरों को या ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अमीर बिजनेसमैन हैं, ये लोग गलत फायदा हमारी सब्सिडीज का ना उठाएं कि हम फ्री इनपुट्स दे रहे हैं किसान को और बीच में से कुछ एजेंट लोग मिलके ये इनपुट उठा के इंडस्ट्रियों को और बिजनेसमैनों को सस्ते रेटों पे दे रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। बाकी सब्सिडीज देनी तो चाहिए जो गरीब किसान है, ताकि उनका कुछ भला हो और देश में फार्मर्स का काम सही चलता रहे। अगला क्वेश्चन 5, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसे हम बोलते हैं IPR 56, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइवेट सेक्टर को कैसे रेगुलेट करा इस रेजोल्यूशन के थ्रू, वो भी हमें समझना है। तो क्वेश्चन के अलग अलग नाम हैं, नोट कर सकते हो साथ। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इस वर्ड को अगर हम थोड़ा सिंपल हिंदी भी बना रख के देखें, इंडस्ट्रियों के लाइसेंस मिलेंगे, हमें लाइसेंस लेना होगा। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक अथॉरिटी है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को परमिट देगी एक इंडस्ट्री खोलने के लिए। ये लाइसेंस सिस्टम हमने स्टार्ट किया और नाम रखा IPR 1956। ये ध्यान रखना है, सेकंड 5 ईयर प्लान का यही बेस था। अच्छा, अब इसके अंदर था क्या, तो हमने सोशलिस्ट पैटर्न पे जोड़ दिया। सोशलिस्ट मतलब कि सरकार का रोल ज्यादा हो, प्राइवेट लोगों का रोल कम रहे। तो ये मेन बात थी इस रेजोल्यूशन की 1956 की, सरकार पे रोल ज्यादा हो। पुरानी क्लासों में पढ़ा होगा, एक होता है कैपिटलिस्ट पैटर्न, यानी सब बिजनेस प्राइवेट लोग संभाले ज्यादा से ज्यादा, और उसके रिवर्स होता है सोशलिस्ट, यानी गवर्नमेंट के अंदर ही रहेगा ज्यादातर काम। तो देखते हैं इसमें। और तो सबसे पहला स्टेप, गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज बना दी, शेड्यूल A, B और C। A कैटेगरी में रखा जो काम सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, यानी ये काम प्राइवेट लोग नहीं कर सकते, एक लिस्ट बनाई ऐसी। फिर बनाया एक शेड्यूल B, यानी यहां पे वो लिस्ट बनाई जहां पे प्राइवेट सेक्टर सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट या स्टेट एरियाज को सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, यानी वो ओनर अभी भी नहीं बन सकते प्राइवेट सेक्टर इस बिजनेस में, उनको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। काम स्टेट्स या गवर्नमेंट ही करेगी स्टार्ट, प्राइवेट सेक्टर के सिर्फ सपोर्ट लेगी हम। तो ए में तो काम सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी, बी में गवर्नमेंट करेगी पर प्राइवेट सेक्टर उनको सपोर्ट कर सकता है, यानी गवर्नमेंट कुछ काम के लिए हेल्प इनसे ले सकती है। और फिर बनाई एक लिस्ट शेड्यूल C, इस कैटेगरी में रिमेनिंग काम, जो काम बच गए, यानी वो काम प्राइवेट सेक्टर के हम आम लोग कर सकते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल कैसे करा, तो कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज तो बना दी, पर उसके लिए भी उन्होंने स्टार्ट रखा एक लाइसेंस का सिस्टम, यानी पहले सरकार से लाइसेंस लेना होगा तभी हम कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड, लाइसेंस के बिना कोई काम नहीं हो सका। अच्छा, इस पॉलिसी से हमने बैकवर्ड रीजन्स को भी प्रमोट किया। कैसे, तो हमने उसके पॉलिसी के अंदर रूल बना दिया कि जो गांव के या लोकल बैकवर्ड एरियाज में प्लांट खोलेगा उसको हम लाइसेंस जल्दी से दे देंगे, फटाफट दे देंगे। अब बड़ी कॉमन सी इसमें कॉमन सेंस तुम लगा सकते हो कि ऐसा क्यों किया गया होगा कि मान लो अब कोई एकदम डेवलप्ड शहर है दिल्ली टाइप का, तो दिल्ली में लाइसेंस लेना उन्होंने मुश्किल कर दिया, ताकि लोग, दिल्ली में तो पहले ही सब सेट है, वहां और लाइसेंस क्या इश्यू करने, तो वहां का प्रोसीजर मुश्किल है। और कहीं गांव के किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर अगर हम फैक्ट्री का लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो फटाफट मिलेगा, ताकि वो जो बैकवर्ड एरिया है वहां पे भी लोगों को नौकरियां मिले और उस एरिया की ग्रोथ हो। तो ये थी इंटेंशन।
अगला, और ऐसे गांव वाले यूनिट्स को जो बैकवर्ड एरिया में है, हम कंसेशंस भी देती है गवर्नमेंट ने कहा, टैक्स बेनिफिट देंगे, टैक्स कम कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम लगा देंगे, ताकि रीजनल इक्वालिटी आए। मतलब वो रीजन्स भी थोड़े डेवलप हों और जो इनइक्वालिटी है दिल्ली और उस बैकवर्ड एरिया में, वो इनइक्वालिटी का गैप कम हो, छोटे एरियाज में भी फैक्ट्रियां खुलें। और देखते हैं आगे, ये बात भी ध्यान देनी है, अगर कोई इंडस्ट्री पहले से है, उसके पास पुराना लाइसेंस भी अपना है, पर अब उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, कहीं और ब्रांच खोलनी है या डाइवर्सिफाई करना है, मतलब कोई नया प्रोडक्ट खोलना है, पहले वो पेन बनाता था, अब वो रजिस्टर, टेबल, चेयर सब बनाना चाहता है, तो उसको फिर से नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इसके पीछे इंटेंशन क्या थी कि जो मार्केट में क्वांटिटी है वो ज्यादा ना बन जाए, यानी कंपनियां अननेसेसरी लाइसेंस ले लेके, देखो देश के रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, चाहे वो लेबर है, चाहे पैसा है, चाहे वो जमीन है, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम ऐसे सोचा कि कहीं ये कंपनी बेवजह के प्रोडक्ट्स का लाइसेंस लेके और बेवजह की प्रोडक्शन करती फिरे, जिससे हमारे देश के रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है, जो माल हमें चाहिए नहीं है वो ये लोग बना रहे हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए हम हर चीज के पीछे लाइसेंस रखेंगे, ताकि गवर्नमेंट को पता हो ये क्या बना रहा है, कितना बना रहा है। तो उस समय की ये अप्रोच थी गवर्नमेंट की, ताकि कहीं भी देश के रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। और लाइसेंस टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी बताया, एक्स्ट्रा माल तुम तभी बना सकते हो जब गवर्नमेंट वॉज कन्विंस्ड, गवर्नमेंट को लग रहा है कि देश को जरूरत है एक्स्ट्रा माल की इस वक्त, ये नहीं बेवजह ही हम एक्स्ट्रा माल बनाते जा रहे हैं और देश के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो देखो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जैसे मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, कुछ मैं इनपुट आउटपुट के टॉपिक्स दिमाग से रिलेटेड बताता रहूंगा, ताकि हमारी अब जो बोर्ड का साल है उसमें हमारे दिमाग की थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी बने। तो उसी के ऊपर बेस्ड कुछ एक दो टॉपिक और बताता हूँ मैं इनपुट आउटपुट के। तो जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो तुम्हारी अर्ली मॉर्निंग की कोई फ्लाइट है, किसी खास जगह पे तुम्हारी फेवरेट जगह है, वहां जाना है। तो उस रात को तुम देखो, तुमने चाहे काम ज्यादा भी किया हो, नींद भी कम करी हो, पर बंदा सुबह थकावट नहीं फील करता जब फ्लाइट पकड़ने जाना होता है, क्योंकि वो जो इनपुट दिमाग में उस वक्त खुशी का चल रहा है ना, वो सारी थकावट मिटा देता है। तो ये मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे थॉट्स से हमारी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो खुशी के थॉट्स ने हमें एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी। ऐसे ही रिवर्स करते हैं, मान लो अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया या एग्जाम नहीं हुआ, कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, पर उसके बारे में सोच सोच के ही, अभी सिचुएशन आई नहीं है, सिर्फ सोच सोच के ही कई लोगों को फीवर हो जाता है, किसी को सर दर्द हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। तो वो क्या गड़बड़ हो रही है, वो नेगेटिव थॉट्स ही उसकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहे हैं। और दोनों केस मैंने लिखे हैं यहाँ। अभी मैं अच्छी जगह अपनी पहुंचा नहीं हूँ, पर उसके बारे में सोच सोच के ही मुझे खुशी हो रही है और ताकत आ गई। और यहाँ बुरी सिचुएशन मेरे साथ अभी हुई नहीं है, कोई खराब एग्जाम या खराब रिजल्ट आया नहीं है, पर उससे पहले ही सुबह सुबह कईयों के साथ होता है, एग्जाम दिया नहीं है पर सोच सोच के ही नेगेटिव, उनको फीवर हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये कहने की बात है कि जो इनपुट्स दिमाग में हम थॉट्स चला रहे हैं, वो हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर आउटपुट यानी उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रहा है। और भी ऐसे एग्जाम्पल है, कई बार हमें देखो, मान लो मूवी देख रहे हैं, हमें पता है वो झूठी मूवी है, वो एक्टिंग हो रही है, पर फिर भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यानी जैसा सोच रहे हैं वैसा बॉडी पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसे ही कई बार किसी खाने के बारे में बहुत जो खास है हमारा, उसके बारे में गुलाब जामुन या कुछ भी ज़्यादा अगर हम 2-3 मिनट सोच लें तो मुंह में सलाइवा की प्रोडक्शन अभी ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कैसे थॉट्स हमारी फिजिकल बॉडी पे भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो यही असल में मुझे बताना था कि थॉट्स का बहुत ज़बरदस्त रोल है हमारी फिजिकल बॉडी पे ऊपर, और हमारी जो बॉडी से हम जो परफॉर्मेंस ले रहे हैं उसके ऊपर। पॉजिटिव थॉट्स परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव हमें थका देते हैं, परफॉर्मेंस खराब कर देते हैं। ऐसी एक छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी, उसके अंदर से तुमको कुछ बात, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था लास्ट क्लास में भी कि सिर्फ सोचने का नज़रिया ही बदलना है, और अब 12th में तो खास तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम वेस्ट, दिमाग वेस्ट हमें अपना नहीं करना। तो छोटी सी कहानी से कई बातें सीखने को मिल जाती हैं। तो ये है 24 ईयर ओल्ड बॉय ट्रेन के बाहर देख रहा था और एकदम से बोलने लगा, वो देखो पेड़ जा रहे हैं, घूम पीछे निकल गए,
और फिर उसके बाद कह रहा वो देखो क्लाउड्स पीछे निकल गए, लोग खड़े हैं। तो ऐसा चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा था, हर चीज को देख के खुश हो रहा था। तो वहीं पे एक साथ में एक कपल बैठा था, वो उसको बड़ी हैरानी हुई ये देख के, ये बच्चा क्या बोल रहा है, पेड़ हैं, बादल हैं, जैसे कि पहली बार देख रहा हो कि बच्चों वाला बिहेवियर कर रहा है। तो उनसे रुका नहीं गया कपल से, और उन्होंने उस फैमिली को कहा कि तुम अपने इस 24 साल के बच्चे को कहीं डॉक्टर पे दिखाओ, ये कैसी बातें कर रहा है। तो उस ओल्ड मैन का जवाब था कि अभी मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, और मेरा बेटा बचपन से ही ब्लाइंड था, देख नहीं पा रहा था, आज ही आंखें मिली हैं तो उसको बहुत खुशी हो रही है कि पेड़ ऐसा होता है, बादल ऐसे होते हैं। तो कहने की बात यह है, हर बंदे की अपनी अलग कहानी है। हम लोग कई बार इमीडिएट रिएक्शन कर देते हैं, इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा है, ये वैसा है। अब उसके दिमाग की कहानी क्या है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो हमें नहीं पता। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पे, किसी के बिहेवियर पे हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ना अपने दिमाग को बिजी करना चाहिए कि ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। उसकी अपनी कहानी है, क्या पता उसके पीछे उसके क्या सरकमस्टांसिस रहे हैं। और जब सच पता चलता है तो हमें हकीकत पता चलती है। इस कहानी में तो हमें सच पता चल गया, पर अगर सच ना पता हो, सामने वाला नेसेसरी सोचे जा रहा है, देखो क्या बच्चा है, क्या हरकतें कर रहा है, तंग कर रहा है हमें, हमारे सफर में डिस्टर्ब कर रहा है हमें, तो अननेसेसरी इरिटेट हो सकते थे वो लोग भी। पर जब सच पता चला तो फिर उनको वो इरिटेशन अपने आप ही खत्म हो गई। लाइफ में तो हर जगह सच नहीं पता चल सकता, पर इस कहानी से ये जरूर हमें कह सकते हैं कि हर छोटी छोटी बात पे रिएक्शन देने का कोई फायदा नहीं होता, सबकी अपनी कहानी है। तो एक शॉर्ट ऐसे कोई ना कोई बात हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लिया करेंगे। लाइफ में कुछ नहीं पता कब कौन सी कहानी हमारे काम आ जाए। और 12th में मैं बार बार कह रहा हूँ, अननेसेसरी दिमाग को छोटी छोटी बातों पे नहीं चलाना, फोकस पढ़ाई पे ही रखना है। सब्जेक्ट्स भी पूरे हैं, कोरोना का टाइम और चल रहा है, तो अननेसेसरी डाइवर्ट करने से परफॉर्मेंस खराब हमें नहीं करनी। बात तो खैर वैसे ये पूरी लाइफ भी तुम्हारे काम आएंगी, जितनी भी बातें कर रहा हूँ। हमने भी कई एक्सपर्ट काउंसलर्स के, मोटिवेशनल स्पीकर्स की अटेंड कर करके ये बातें सीखी हैं, वही समरी हम यहाँ बनाएंगे हर क्लास के लास्ट में। तो आज यहीं तक रखते हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।